चैप्टर 15 द मुग़ल एम्पायर का ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। अगर आप सभी पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार चेक ज़रूर कर लेना। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, गवर्नेंस अंडर मुग़ल एम्पायर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मुग़ल एम्पायर का? द मुगल्स मैनेज टू यूनाइट द कंट्री पॉलिटिकली। जो मुग़ल थे उन्होंने अच्छे ढंग से मतलब पूरे देश को एक तरह से यूनाइट कर दिया राजनीतिक रूप से। दे एस्टेब्लिश्ड ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम। उन्होंने जो पूरे देश में जहाँ पे उनका राज था उन्होंने एक यूनिफॉर्म सिस्टम चलाया, यानी कि हर एक जगह एक जैसा ही सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रबंध का। जो कम्बिनेशन था कुछ उसमें इंडियन था और कुछ उसमें पर्शियन सिस्टम था, यानी कि जहाँ से वो आए थे, पर्शिया से आए थे, वहाँ का कुछ सिस्टम था और कुछ इंडियन सिस्टम था। ये मिक्स सिस्टम था और पूरे जहाँ पे उनका राज था पूरे भारत में एक जैसा ही था ये सिस्टम। दे बिलीव्ड इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द किंग। और उसमें क्या होता, इनमें क्या होता था कि भाई वो सबसे जो सुप्रीम अथॉरिटी होती थी वो किंग होता था, राजा होता था, सबसे बड़ी अथॉरिटी। ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड एफिशिएंट मिनिस्टर असिस्टेड द एम्परर। और एक इनकी जो आर्मी थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और इनके जो मिनिस्टर थे वो राजा को असिस्ट करते थे, यानी राजा के नीचे होते थे, उसको सलाह वगैरह देते थे। द होल एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू सूबाज, प्रोविंसेस विच वर गवर्न बाय सूबेदार गवर्नर। अब पूरे उन्होंने जो अंपायर था, जो उनका पूरा राज था, उन्होंने उनको सूबे में बांट रखा था, ठीक है। और सूबे का, हर एक सूबे का क्या बना रखा था? सूबेदार बना रखा था। जैसे अब डिस्ट्रिक्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे ही पहले क्या कहते थे? डिस्ट्रिक्ट को सूबा कहते थे, सूबे में बांट रखा था और हर एक सूबे का सूबेदार बना रखा था उन्होंने, जिसको गवर्नर भी कहते थे। द दीवान वाज द कलेक्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो दीवान था उसका काम क्या था? वो क्या करता था? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, यानी कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करता था। जो भी मतलब ज़मीन का टैक्स मिलता था किसानों से, ठीक है, वो उसको कलेक्ट करता था। द कोतवाल लुक्ड आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। और कोतवाल का काम क्या था? उसका काम था भाई लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए रखना, मतलब पूरे शहर में। अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम बेस्ड ऑन रैंक और पोजीशन इन द ऑफिशियल हायरार्की। अकबर ने क्या सिस्टम लेके आया? मनसबदारी सिस्टम लेके आया। ये इसमें क्या होते थे? मनसबदारी सिस्टम में रैंक्स होते थे, पोजीशन होती थी और द मनसबदार वर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जो मनसबदार होता था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? जो भी सिविल है और यानी कि जनता से संबंधित जो भी कार्य है, या फिर मिलिट्री से, सेना से संबंधित जो कार्य है, उसको प्रबंध करना पड़ता था। ये मनसबदार का काम था। आगे है सोसाइटी एंड इकोनॉमी। द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 लेवल। जो पूरी सोसाइटी थी, समाज था, वो 2 लेवल में बटा हुआ था। द नोबिलिटी एंड द हाई ऑफिशियल फॉर्म द अपर क्लास। जो मतलब राज परिवार से जो लोग थे या जो हाई क्लास के लोग थे, एक तो अपर क्लास में वो आते थे। दे लिव्ड ए लाइफ ऑफ लग्जरी। और ये जो लोग थे वो बड़े वैभव की ज़िंदगी जीते थे, सुख चैन की ज़िंदगी जीते थे, बहुत अमीर थे ये। The lower classes were involved in agricultural and other lowly जॉब। और जो दूसरे थे लोअर क्लास के जो थे, अब ये तो अपर क्लास में, आगे जो लोअर क्लास में थे वो एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से संबंधित काम करते थे या कोई दूसरी छोटी जॉब करते थे इन द सिटीज़, शहरों में। दे लिव्ड इन ए मिजरेबल कंडीशन। दे लिव्ड इन ए मिजरेबल कंडीशन, यानी कि उनकी जो लाइफ थी, जो लोअर क्लास की लाइफ थी, वो बहुत ही दयनीय थी, कष्टों से भरी हुई थी। द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम वाज फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू विच वाज फिक्स्ड एट 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस। और जो सबसे जो इनकम थी, राज्य की इनकम थी, वो कहाँ से आती थी? वो लैंड रेवेन्यू से आती थी। उसमें क्या होता था? जो भी किसान फसल लगाता था उसका 1/3 किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था, ठीक है। द स्टेट लैंड वाज नोन एज खालिसा। और स्टेट लैंड को खालिसा बोलते थे।
ट्रेड वाज वेल डेवलप्ड एज इंडियन गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया। जो ट्रेड थी वो बहुत व्यापार था वो अच्छी तरह से विकसित था और कई चीज़ों का जो मतलब इंडिया की जो कई चीज़ें थी वो बाहर भेजी जाती थी विदेशों में, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप और मैनी फॉरेन कंपनीज लाइक द पुर्तगीज, डच एंड इंग्लिश वर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग। और जो कई जो विदेशी कंपनियां थी जैसे पुर्तगाल की, हॉलैंड की, डच और इंग्लैंड की जो कंपनियां थी वो व्यापार करती थी। द मुग़ल एम्परर एनकरेज ट्रेड बाय बिल्डिंग सराइज, रोड एट्सेट्रा। और जो मुग़ल जो शासक थे उन्होंने भी व्यापार को बढ़ावा दिया। क्या बनाई भाई? सड़कें बनाई, बिल्डिंग्स बनाई, सराएँ बनाई, ठीक है, जैसे धर्मशालाएँ वगैरह होती है रुकने के लिए, ठीक है, वो चीज़ें बनवाई। रिलीजन क्या था भाई? द मुग़ल एम्परर फॉलोड इस्लाम। जो मुग़ल एम्परर थे वो इस्लाम को फॉलो करते थे, इस्लाम धर्म को मानते थे। अकबर वाज द फर्स्ट मुग़ल रूलर टू अडॉप्ट ए पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड अदर रिलीजन्स टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। जो अकबर एक पहला जो मुग़ल शासक था उसने एक रिलीजियस टॉलरेंस यानी कि धार्मिक व सहनशीलता की उसने नीति अपनाई और वो सब इंडिया के जितने भी मतलब रिलीजन थे उनका एक तरह से सम्मान करता था। इट एम्ड इट एम्ड एट हारमनी अमंग डिफरेंट रिलीजन्स। और उसने उसका जो एम क्या था कि भाई इस पॉलिसी का एम क्या था कि भाई जितने भी रिलीजन है, धर्म है हमारे देश में, उसको आपस में मेल जोल से रह सकें। ही सेट अप ए हॉल ऑफ वर्शिप, इबादत खाना, विच वाज ओपन टू बिलीवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लाइक जैन, सिख, जोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियन एट्सेट्रा। उसने एक जो अकबर ने एक क्या बनाया था, हॉल ऑफ वर्शिप, पूजा करने के लिए एक बड़ा हॉल बनाया था जिसमें सभी धर्मों के लोग आ सकते थे, जैसे कि जैन धर्म के, हिंदू धर्म और जोरास्ट्रियन आ सकते थे, क्रिश्चियन आ सकते थे, ठीक है। उसने एक ऐसा इबादत खाना बनाया था अकबर ने। जहांगीर एंड शाहजहां वर आल्सो टॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलीजन्स बट औरंगजेब वाज ए स्टॉन्च मुस्लिम। जो जहांगीर और वो था शाहजहाँ था, वो भी दूसरे धर्मों के प्रति क्या थे? टॉलरेंस थे, सहनशील थे। मगर औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था, ठीक है। ही फोर्स द हिंदूज टू अडॉप्ट इस्लाम। उसने हिंदुओं को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। ही इम्पोज्ड जजिया ऑन हिंदूज। उसने हिंदुओं पर जजिया नाम का एक टैक्स लगाया। जजिया क्या होता था भाई? जजिया उसको देना पड़ता था, पैसे मतलब टैक्स देना पड़ता था जो मुस्लिम नहीं होता था, सिर्फ ये उसी पे टैक्स लगता था। तो हिंदुओं को मतलब औरंगजेब ने ये जजिया टैक्स लगाया था, हिंदुओं को टैक्स देना पड़ता था। हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस वीकन द फाउंडेशन ऑफ मुग़ल अम्पायर। जो उसकी जो पॉलिसी थी कि भाई वो धार्मिक मतलब दूसरे धर्म को वो ठीक नहीं समझता था, अच्छा नहीं समझता था, सहनशील नहीं था दूसरे धर्मों के प्रति। इसी नीति ने जो मुग़ल अम्पायर की जो अम्पायर था, जो फाउंडेशन थी, उसकी नींव को क्या कर दिया भाई? कमज़ोर कर दिया। आगे है लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ऑल ग्रेट वर्क ऑफ संस्कृत लाइक रजत रंगनी, रामायण, महाभारत, पुराण एट्सेट्रा आर ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। ये जितने भी संस्कृत में ये ग्रंथ लिखे हुए थे, रामायण, महाभारत वगैरह, पुराण वगैरह, इनको अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। हिस्ट्री बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन राइटिंग। जो हिस्ट्री था वो एक मेन पार्ट बन गई थी इंडियन राइटिंग की। बाबरनामा, अकबरनामा एंड आइन अकबरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। अगर उस समय के बारे में पता लगाना है तो ये पुस्तकें मशहूर थी, बाबरनामा, अकबरनामा और आइन अकबरी। इनसे हमें उस समय के बारे में पता लगता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। जहांगीर वाज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। जो जहांगीर था वो पर्शियन लैंग्वेज का विद्वान था, पर्शियन भाषा में विद्वान था। ही रोट तुझके जहांगीरी। उसने भी एक किताब लिखी थी, तुझके जहांगीरी। शाहजहाँ पैट्रोनाइज फेमस राइटर ऑफ दैट टाइम। जो शाहजहाँ था उस समय के जो फेमस राइटर थे उनको क्या करता था? वो पैट्रोनाइज करता था, यानी कि संरक्षण देता था, अपने राज दरबार में उनको रखता था। मुग़ल रूल वाज ए गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूज़िक। जो मुग़ल काल था वो म्यूज़िक का भी एक गोल्डन पीरियड था, सुनहरी युग था। तानसेन वाज द फेमस ज्वेल ऑफ अकबर्स कोर्ट। तानसेन अकबर की दरबार में एक मतलब एक हीरे की तरह था। एक पोइट्री वाज वेरी पॉपुलर। और जो कविता उस टाइम जो पोइट्री थी
कविता वगैरह वो बहुत ही पॉपुलर थी। इट वाज बेस्ड ऑन ए वैरायटी ऑफ थीम्स रेंजिंग फ्रॉम रॉयल कोर्ट टू वर्शिप। और ये किस पे बेस होती थी कविताएं? ये बेस होती थी भाई फ्रॉम रॉयल कोर्ट, और राज दरबार पे भी बेस होती थी और पूजा पाठ पे भी ये बेस होती थी। ऐसी कविताएं उस टाइम लिखी जाती थी। द मुगल्स बिल्ट फाइन स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर। और मुगलों ने क्या किया भाई, बड़े अच्छे अच्छे आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह भी बनवाई। अकबर बिल्ड द फेमस हुमायूं टॉम इन दिल्ली, फतेहपुर सीकरी एंड बुलंद दरवाज़ा नियर आगरा। अकबर ने क्या बनाया भाई, हुमायूं का मकबरा बनवाया दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में बुलंद बुलंद दरवाज़ा बनाया, फतेहपुर सीकरी में, और बुलंद दरवाज़ा बनाया आगरा में। जहांगीर लेड ब्यूटीफुल गार्डन लाइक शालीमार बाग बट, और जहांगीर ने ब्यूटीफुल गार्डन, उसको गार्डन्स का शौक था, उसने शालीमार बाग आदि बनवाया। बट इट इज़ शाहजहाँ हु इज़ नॉन एज एन इंजीनियर एम्परर। मगर जो शाहजहाँ है उनका, उनको उसको क्या बनाया माना जाता है, एक इंजीनियर एम्परर माना जाता है, कि भाई एक इंजीनियर सम्राट था वो। ही बिल्ड, उसने देखो शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, वर्ल्ड फेमस ताजमहल इसने ही बनवाया था शाहजहाँ ने। औरंगजेब डिड नॉट फेवर फाइन आर्ट, और औरंगजेब को मतलब इस कला वगैरह का कोई मतलब इतना वो पसंद नहीं करता था। अब डू यू नो में क्या है, अकबर बिल बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सीकरी टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। जो अकबर जब गुजरात की विजय करी थी, उसने गुजरात में जो वो विजय मिली थी अकबर को, तो उसकी याद में उसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। The painting of Mughal period were a synthesis of Indian and Persian school of art। जो मुग़ल पीरियड में जो पेंटिंग थी वो इंडियन और पर्शियन आर्ट्स की क्या थी, मिक्सचर थी। बिसाइड बीइंग ए पैटर्न ऑफ पेंटर्स, जहांगीर हिमसेल्फ वाज ए वेल नोन पेंटर। जो जहांगीर था वो पेंटर्स को संरक्षण देता था, अपने दरबार में रखता था। उसके अलावा जहांगीर खुद भी एक अच्छा पेंटर था। द लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्किटेक्चर ऑल वर एट देयर जेनेथ ड्यूरिंग द मुग़ल अम्पायर। मुग़ल अम्पायर के समय में लिटरेचर यानी कि कविताएँ, साहित्य वगैरह, म्यूज़िक, पेंटिंग, बिल्डिंग वगैरह बनाने की कला, ये टॉप पर थी, ठीक है, मुग़ल अम्पायर में। अब डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अम्पायर, अब डिक्लाइन यानी कि मुग़ल अम्पायर कैसे ख़त्म हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ मुग़ल अम्पायर वर रिलीजियस टॉलरेंस, ह्यूमन अप्रोच, स्किलफुल डिप्लोमेसी एंड एबल एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुग़ल अम्पायर का जो ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे कि वो रिलीजियस टॉलरेंस थे, दूसरे धर्मों के प्रति मतलब टॉलरेंस से सहनशील थे। ह्यूमन अप्रोच थी उनकी, यानी कि वो अपनी जनता का ध्यान रखते थे। स्किलफुल डिप्लोमेसी, राजनीति में भी वो निपुण थे, और उनका जो प्रबंध था वो बहुत ही अच्छा था। बट द डिसइंटीग्रेशन स्टार्टेड वंस दीज पॉलिसी वर रिवर्स। मगर उनका जो पतन होना शुरू हो गया जब ये नीतियां थी, जब ये उल्टी हो गई, यानी कि उन्होंने इन नीतियों को छोड़ दिया। डू यू नो में क्या है, आफ्टर औरंगजेब 9 रूलर केम टू द थ्रोन विद इन ए पीरियड ऑफ 54 ईयर। औरंगजेब के बाद कितने आए भाई रूलर, मुग़ल रूलर आए, 9 मुग़ल रूलर आए सिर्फ 54 ईयर्स में, यानी कि एक के बाद वो बदलते चले गए। द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ औरंगजेब टर्न द राजपूत अगेंस्ट हिम who had always supported the Mughal empire, same was the condition of Sikhs and Marathas। अब ये सारे रीज़न दे रखे हैं जिसके कारण डिक्लाइन हुआ, जो मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया। जो औरंगजेब था वो इनटॉलरेंस था, दूसरे धर्मों को पसंद नहीं करता था, इसलिए राजपूत उसके खिलाफ हो गए, ठीक है। जो हमेशा राजपूत उसको सपोर्ट करते थे वो उसके खिलाफ हो गए मुग़ल एम्पायर के, और इसी तरह से सिख और मराठा भी उनके खिलाफ हो गए। द मुगल्स डिड नॉट हैव एनी रूल ऑफ succession, and hence the death of each ruler resulted in bloody wars and conspiracies of nobles। अब मुगल्स जो थे उनमें कोई भी मतलब ऐसा रूल नहीं था कि बाप के बाद बेटा ही राजा बनेगा, या बड़ा बेटा, जैसे हिंदुओं में होता था कि पिता के बाद जो बड़ा बेटा है वो राजा बनता था, मगर मुग़लों में ऐसा नहीं था, ठीक है। जो मतलब जैसे ही मतलब राजा मरता था तो जितने भी उनके बेटे होते थे उनकी आपस में क्या हो जाती थी भाई, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था, मार काट शुरू हो जाता था। औरंगजेब ने भी अपने सभी भाइयों को मारकर ही वो राजा बना था, ठीक है।
तो इनके रूल ऑफ सक्सेशन नहीं था, ठीक है, यानी कि बाप के बाद वो बड़ा बेटा नहीं बनता था, इसमें बस लड़ाइयाँ होती थी। द डेथ ऑफ ईच रूलर रिजल्टेड इन ब्लडी वार, और जैसे ही कोई रूलर मरता था तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था राज परिवार के सदस्यों के बीच में। वीक एंड inefficient successor of Aurangzeb provided an open invitation for internal rebels and foreign invasions। अब वीक, क्योंकि जो औरंगजेब के सक्सेसर थे, औरंगजेब के बाद जो राजा बने, वो क्या थे, वीक थे, कमज़ोर थे, और इसके कारण क्या हुआ भाई, इंटरनल रेबल्स हुए, मतलब आंतरिक विद्रोह हुए, और जो बाहर से भी विदेशी आक्रमण भी शुरू हो गए। करप्ट officials and heavy burden of land revenue resulted in revolt by peasants leading to low tax collection। अब करप्ट, उसके जो भ्रष्टाचार, जो अफसर थे वो भ्रष्टाचारी थे, और हैवी बर्डन ऑफ लैंड रेवेन्यू, खूब टैक्स लिया जाता था किसानों से। इसके कारण क्या हुआ, अभी जो किसान थे, पेजेंट्स थे, वो खिलाफ हो गए, उन्होंने विद्रोह किए, जो टैक्स कलेक्शन था उसको कम करने के लिए। द नोबल्स मनसबदार्स ग्रेजुअली बिकम मोर पावरफुल दैन द सेंट्रल अथॉरिटी। जो मनसबदार थे, यानी कि जो सूबे के जो सूबेदार कह सकते हैं, वो क्या हो गए, अब बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है, पावरफुल हो गए, और वो मतलब राजा से भी अधिक मतलब वो पावरफुल होने शुरू हो गए। दे स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग इंडिपेंडेंट स्टेट लाइक हैदराबाद, अवध, बंगाल एट्सेट्रा। उन्होंने अपने जो थे वो अपने आप को फ्री घोषित कर दिया कि भाई अब हम इस मतलब यहाँ के राजा हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, हैदराबाद का जो मनसबदार था उसने कहा कि अब मैं हैदराबाद का राजा हूँ, ऐसे ही अवध और बंगाल ने भी अपने आप को राजा घोषित कर दिया, यानी कि मुग़लों के उससे वो छूट गए, कहने का मतलब है। अब वो उन्होंने मुग़लों से अलग हो गए वो। द यूरोपियन वर द राइजिंग पावर इन द वर्ल्ड एट द टाइम एंड दे ग्रेजुअली took over the internal administration, trade and territories of Mughal Empire to strengthen their रूल। अब इस टाइम क्या हुआ भाई, औरंगजेब के बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई यूरोपियन आने शुरू हो गए, अंग्रेज आने शुरू हो गए, और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया भाई, सारी पावर अपने हाथ में ले ली, व्यापार अपने हाथ में ले लिया, और उनकी जो भी उनका राज्य था उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। औरंगजेब रिमेंड इन डेक्कन फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर। जो औरंगजेब था वो 20 साल तक दक्षिण में ही रहा था, डेक्कन में ही रहा था, जिसके कारण विच गेव एन अपॉर्चुनिटी टू गवर्नर टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट स्टेट। और इससे जो गवर्नर थे, यानी कि जो सूबेदार थे, उन्होंने मौका पाकर एक तरह से अपना जो एस्टेब्लिश कर लिया, इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप को घोषित कर दिया, आज़ाद घोषित कर दिया। तो ये सभी कारण थे मुग़ल एम्पायर के ख़त्म होने के। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।